बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजूरी। बात स्पेशल और बात गुपकार की, जो अभी कश्मीर में नहीं, श्रीनगर में नहीं, बल्कि आज गुपकार जम्मू में है। और जम्मू में गुपकार डिक्लेरेशन के लिए जो अलायंस बनाया गया था, जिसे पीपल्स अलायंस का नाम दिया गया, और उसके जो लीडरान हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद मुजफ्फर शाह, सजाद गनी लोन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी शामिल हैं। वो आज जम्मू में खीमाजन है और वहाँ पर आज मीटिंग भी मुनाक़द हुई है। लेकिन मीटिंग से पहले कश्मीरी जो पंडित हैं, उनके एक डेलीगेशन के साथ भी बातचीत हुई है। पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो, उनके साथ यानी प्रोफेसर भीम सिंह के साथ भी बात हुई है। और ज़रा के हवाले से और भी कई सारे लीडरान जो जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपना समर्थन या अपना एतमाद जो है वो गुपकार डिक्लेरेशन के साथ जताया है। और आने वाले दिनों में इस पर विस्तार से या तफसील के साथ बात हो सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज गुपकार के लिए जो अलायंस बनाया गया था वो जम्मू में है। आज वहां पर प्रोटेस्ट भी हुए थे। ये प्रोटेस्ट के विजुअल्स भी आप देख रहे होंगे। और इन प्रोटेस्ट के बीच जो बजरंग दल ने किए हैं और उसके साथ साथ शिवसेना ने किए हैं, और भी एक जो कमेटी वहां पर बनाई गई है, तो उन्होंने भी आज एहतजाजी मुजाहरा किया और ये कहा कि गुपकार के लिए यहाँ पर जगह नहीं है और ये जो मीटिंग है ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जम्मू के लोग भी अब इसके साथ जुड़ रहे हैं। और उनका मानना है कि 370 को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी क़यादत वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया था, उनका मानना है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है, हक में नहीं है। तो इस तरह से जो पीपल्स अलायंस बना था, उनका यही मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन पूरे हिंदुस्तान में थी और हिंदुस्तानी आइन में थी, वो बहाल होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर से मुराद उनका यही था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस सब के बीच आज ये सभी लीडरान वहां पर मौजूद थे। मुख्तलिफ हमख्याल लीडरों के साथ बात हुई है, जो गुपकार के साथ कहीं ना कहीं बिलवास्ता या बिलावास्ता उनकी जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है या उनका जो आइडियोलॉजी है, उसके साथ अब मेल मिलाप करने लगे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट भी हुए हैं। उस प्रोटेस्ट में क्या कुछ हुआ है, आइए देखते हैं। क्योंकि बजरंग दल ने भी यहां पर एहतजाजी मुजाहरा किया और बजरंग दल के साथ साथ जो शिवसेना है, उनके लोगों ने भी एहतजाज किया। हालांकि कड़ी एहतजाज के बावजूद भी ये मीटिंग होकर ही रही है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो ज़राए के हवाले से खबर मिली है कि कई एक जो एहतजाज करने वाले लोग थे, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह की तरफ जा रहे थे और वहां पर एहतजाज करना चाहते थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया हुआ है। आज की जो गुपकार की मीटिंग है, उसे हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं। हम कश्मीर के आए हुए नेताओं को अपना यहाँ पे जम्मू का नेता नहीं मानते। हम उनसे बिल्कुल भी यहाँ पे उनके साथ कोई भी रास्ता नहीं रखना चाहते। जम्मू का युवा अब जाग चुका है। जम्मू का युवा जो है वो खुद अपने डिसीजन लेगा। और पिछले 70 साल से जो ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जम्मू के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हम उसके खिलाफ हैं और उसकी पूरी तरह से कंडेम करते हैं। ये पाकिस्तान का झंडा है, ये चाइना का झंडा लेके यहाँ पर आ रहे हैं। जिस टाइम इन्होंने मीटिंग की थी, इस एजेंडे को लागू किया था, बनाया था, उस समय आपने देखा कि उसमें ना कोई हिंदू कम्युनिटी का था, ना गुज्जर बकरवाल था, ना कोई सिख कम्युनिटी का था। केवल गुपकार रोड के कुछ गिने चुने नेता, कुछ व्यापारी उसमें शामिल हुए और वहीं के नेताओं को इकट्ठा करके इन्होंने ये एजेंडा बनाया। ये एजेंडा पाकिस्तान का झंडा है। अब ये जब इनकी देशद्रोही का सर्टिफिकेट जनता ने दिया, देश ने दिया इनको कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के तिरंगे के खिलाफ बोलते हैं। चलिए नाज़रीन, बात गुपकार की, और गुपकार का डेलीगेशन या जो डिक्लेरेशन के लिए अलायंस बना हुआ था वो अब जम्मू में है और बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर मीटिंगें भी हुई हैं। जैसे कि हमने इससे पहले कहा कि मुख्तलिफ लोगों के साथ वहां पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी और बाकी लोगों के साथ भी वहां पर बात हुई है। और बात जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी पोजीशन थी उसकी बहाली के हवाले से हुई है। और ज़रा के हवाले से जो इस अलायंस का हिस्सेदार है, उनके साथ जब हमारी बात हुई है तो उनका मानना है कि बहुत सारे लोगों का इस पर एतमाद है कि वो जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली चाहते हैं और ये जम्मू प्रोविंस में है। और इस तरह से उनका मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को माइनस करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर 370 के खिलाफ नहीं है। यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये ज़राए के हवाले से जो इस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा है, खासतौर मुजफ्फर शाह, उनका मानना है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर के अंदर है तो माइनस बीजेपी करके सभी पार्टियां
370 की बहाली के हक में हैं। और आज उनका मानना है कि ये जो आज मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बहुत कुछ जो है मामले ज़ेर गौर आए और इसमें आने वाले इलेक्शन जो कि डीडीसी इलेक्शंस है या पंच और सरपंच के इलेक्शन हैं वो भी आज ज़ेर बहस आए और उस पर भी खुलकर बहस हुई है। हर किसी जो शुरका थे उनकी जानब से यहाँ पर अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया गया, तो ये आज की मीटिंग में भी यहाँ पर सामने आया है। और इस मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया के साथ जो है फिर बात भी की है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 370 हटाए जाने के बाद जब इसकी बहाली के हवाले से बात होती है, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इसकी बहाली का जिक्र करते हैं तो उन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है। और यही बात मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जानब से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जबकि वो पूरे मुल्क में यूनिटी का जिक्र करते हैं। यानी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी CPIM के जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी हैं और कुलगाम से वो MLA भी रह चुके हैं और उनका मानना है कि वो नेशनल वाइड यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं और ये जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी की जानिब से फैलाया जा रहा है ये अब जम्मू कश्मीर में ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। And whatever the propaganda against this alliance, that as if we are anti-nationals and all that is very unfortunate. And the fact remains that we are committed for a better future for all the regions, Jammu, Kashmir and Ladakh as well. But certainly we don't accept that what has been done last year in the parliament, virtually assaulting the constitution of India itself. Yes. We are committed to protect, preserve the constitution of India and ask the remedies for our concerns within the larger frame of the constitution. All the communities together. That is one. Secondly, there is a misinformation or disinformation that as if we are anti-nationals. We have been working for the national unity. We will continue to be seeking solutions within the larger frame of the constitution. मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर और कारगिल से जिन लोगों के साथ भी उनकी बात हुई है तो बेशतर लोग यानी ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि 370 बहाल हो, जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन, यहाँ की शनाख्त जो है वो बहाल रहे। उन्होंने भी आज मीडिया के साथ बात की है जम्मू में और उनका मानना है कि जिन जिन लोगों के साथ वो मिले हैं उन्हें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और आने वाले दिनों में ये जो अलायंस है ये बहुत मजबूत से मजबूत तर हो जाएगा और एक तहरीक की सूरत इख्तियार करेगा। भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक था और एक रहेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जितने भी हमारे फिरके हैं ये गुलदस्ता है और आज हम अपने घर में हैं भाई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मैसिव आवाम इस चीज के साथ है कि हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और जो अपना हमारा आईनी कानूनी जो हिंदुस्तान के आईन ने हमको यहाँ पे जो स्पेशल रियायत दी थी, ये रियासत एक स्पेशल रियासत है और इसमें हम सब लोग मिलजुल कर काम करें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में सियासत के साथ साथ अब महकमा बिजली का भी हम जिक्र करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब से दरबार जम्मू शिफ्ट हुआ और यहाँ पर दरबार बंद हुआ उससे पहले ही वैसे अगर देखा जाए तो बिजली की आंख मचोली जा रही थी। पिछले सालों के मुकाबले में इस साल लोग काफ़ी तंग आए हैं बिजली महकमे से और उनका मानना है कि हर 10 मिनट के बाद आंख मचोली शुरू हो जाती है और शाम के औकात ख़ासतौर पर जब 6 बजते हैं 5:30 बजते हैं उसके फ़ौरन बाद आंख मचोली के ज़्यादा ही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। और यही जो मामला था यही हमने चीफ इंजीनियर PDD के साथ उठाया। हमारे साथी सईद रूफ फारूकी ने एजाज अहमद के साथ बात की, उन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। पावर कटेलमेंट बेसिकली हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बोल रहे हैं अभी से ना बारिशें ना बर्फ़, अगर आप पिछले साल के फिगर्स लेंगे पिछले साल के मुकाबले में इस वक्त हम 250 मेगावाट सिस्टम में ज़्यादा दे रहे हैं। और जो मेरे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है यहाँ पिछले साल अक्टूबर के महीने से ही कटेलमेंट शुरू हो गई थी। इस बार हमने अक्टूबर के एंड तक कोशिश की कि जहाँ पर हमारे कंस्ट्रेंट नहीं थे वहाँ हमने 20 से 22 घंटा श्रीनगर सिटी में हमने ऑलमोस्ट अनकटेल्ड पावर दिया है एंडिंग अक्टूबर तक। लोगों को एक शिकायत होगी कि अक्टूबर के महीने में बीच में बिजली बंद रही, वो रही जो अक्टूबर के महीने में हमने लाइनों की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, वो बाज़ाब्ता प्लांट शट डाउन थे
एक लाइनों को अपग्रेड करने के लिए, दूसरा जो उमूमन जब बर्फ़बारी होती है और अगर पहली अर्ली बर्फ़बारी होगी, दरख्तों पर टहनियाँ होती है, उन पे पत्ते होते हैं, वो जो फॉइलेज लाइनों पर आता है उससे हमारी लाइनें डैमेज होती थी। वही आलमोस्ट हमने मेजॉरिटी ऑफ द लाइन्स में अगर कहीं इशू के बगैर कोई मसला नहीं था तो हमने कोशिश की है कि 99% अभी हमारी ब्रांच कटिंग करके है। तो कर्टेलमेंट के सिलसिले से कल हमने बाज़ाब्ता ऑफिशियली श्रीनगर सिटी में कर्टेलमेंट शाया कर दी है। उसमें हमने मीटर्ड का 3 घंटा 3 स्लॉटों में और नॉन मीटर्ड का 4 घंटा 3 स्लॉटों में। अगर ये आप देखेंगे, लेकिन अभी सर्दियां और बढ़ेंगी तो पिछले साल के मुकाबले में ये आलमोस्ट अभी 40% है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा जी, जैसे कहा जा रहा है कि 1350 मेगावाट अभी बिजली दे रहे हैं कंज्यूमर्स को, ज़रूरत जो हर साल हम सुनते हैं कि 2000 से लेकर 2100 मेगावाट की विंटर्स में ज़रूरत होती है, वो डेफिसिट पूरा क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि कई सवालात है कि रेनोवेशन नहीं हो रही है ग्रिड स्टेशनर्स की, रिसीविंग स्टेशन, अगर मरकज़ी सरकार ने पैसा भी दिया है, जो ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि तारे जो है, पोल जो है पुराने वक्त के बिछाए गए, जिस वजह से ये मुश्किलात हो रही है। क्या वाकई में, क्योंकि ये लोगों के इल्ज़ाम है, वाकई में इस तरह के का मामला है? अंडर पीएमडीपी बहुत सी स्कीमें हैं जिनके अंदर ग्रिडों की ऑगमेंटेशन चल रही है। अगले 2-3 सालों में ये जो गैप है बिटवीन डिमांड एंड अवेलेबिलिटी, ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है कैपेसिटी एडिशन, दूसरा है डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो इंशाल्लाह विद इन अ ईयर और 2 यहाँ पर 100% मीटरिंग हो जाएगी। तो वी एक्सपेक्ट जो मेरा अभी अनरेस्ट्रिक्टेड लोड है ये 2000 से 2100 मेगावाट है, और जो हमारी ग्रिड अवेलेबिलिटी है वो 1500 के आसपास है पिछले साल आलस्टिंग आने के बाद। अभी ये जो गैप है ना, ये 20% से 30% और कम होगी जब हमारी कंप्लाइंट मीटरिंग हो जाएगी, जब हमारी एबी केबलिंग हो जाएगी। तो दोनों तरफों से काम चल रहा है, एक कैपेसिटी एडिशन हो जाएगी, दूसरी साइड से हो जाएगी डिमांड साइड मैनेजमेंट। अगले 2-3 सालों में ये गैप आप देखेंगे ज़ीरो हो जाएगी। और आप अगर एक चीज़ देखेंगे, कुछ इलाके छोड़ के गर्मियों के महीने में जब लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम बहुत इलाकों में 20 से 22 घंटे भी बिजली देते हैं। तो लोग जो है ना सर्दियों में बेधड़क हीटिंग गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, उससे सिस्टम पर एक कंस्ट्रेंट पड़ता है और ये डिमांड एब्रप्टली शूट हो जाती है। नहीं, ये तो है। एक मिनट अगर लोग इसमें थोड़ा है ना दानिश्ता तरीके से लोड इस्तेमाल करेंगे, मॉर्निंग और शाम को इवनिंग में ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीटिंग गैजेट्स हैं उनको बंद ही रखेंगे, तो कोशिश होगी कि ये शाम की कर्टेलमेंट में भी किसी रिसीविंग स्टेशन से मैंने प्लान की है, अगर उस पर उतना लोड नहीं आया मे भी हम लोगों को देंगे उस वक्त रिलीफ, उस स्लॉट में हम वो कर्टेलमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि विंटर्स में दबाव ज़्यादा रहता है और कर्टेलमेंट्स भी आप ज़्यादा ही उस वजह से देख रहे हैं। मगर कई सालों से हम तो ये सुन रहे हैं ना, डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है, जो कुछ कहीं पे डेफिसिट है, जहाँ भी लोगों को मुश्किलात है, मॉर्निंग इवनिंग की जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने के लिए डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सरकार के साथ मामला टेकअप किया गया, मगर आज तक तो नहीं हुआ ना। नहीं, ये तो बेसिकली ये जो बड़े बड़े ग्रिडों की आगमेंटेशन होती है, रिसीविंग स्टेशनों की आगमेंटेशन, रिसीविंग स्टेशनों में फिर भी टाइम कम लगता है, लेकिन ग्रिडों की प्लानिंग 2 साल की होती है। उसमें जो बड़े बड़े आलात होने हैं उनमें उन आलातों में खासकर पावर ट्रांसफार्मर के आने में, डिज़ाइन होने में टाइम लगता है। इस साल जो कोविड की वजह से सब लोगों को पता है सारे काम रुक गए थे। कोविड भी एक वजह है कि जो हमारे आने वाले ग्रिड थे वो डिले हो गए। डिपार्टमेंट कह रहा है कि स्मार्ट मीटर्स अब लगाए जाएंगे, तो स्मार्ट मीटर्स के लिए लोगों को बेहतर पावर सप्लाई भी देनी है, तो उसके लिए क्या कोशिशें हो रही है? स्मार्ट मीटर बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ओवरऑल लोगों को सिस्टम में लॉसेस कम करने के लिए और जो बिजली की कलेक्शन है वो इम्प्रूव करने के लिए। हमारी भी कोशिश रहेगी कि जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे वहाँ से हम कोशिश करेंगे, अगर सिस्टम ने हमें अलाउ किया, हम बाकियों के मुकाबले में उनको थोड़ा बेहतर सप्लाई देंगे। नहीं, मैंने पहले सवाल किया था, उस पर मैं दोबारा से आना चाहूँगा कि जो ग्रिड स्टेशन को, रिसीविंग स्टेशन की जहाँ पे भी शिकायतें रहती है, रेनोवेशन नहीं हो रही है और उन पे काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सप्लाई बेहतर नहीं मिल रही, तो इसके लिए भी स्कीम थी, कई सालों से हम सुन रहे हैं, मगर प्रॉपरली ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। नहीं, इसमें हमने रिनोवेशंस की स्कीम बनाई है, तो इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में ये सारे रिसीविंग स्टेशन जो पुराने हैं उनकी अपग्रेडेशन की जाएगी और जो भी उनमें पुराना सामान है
वो चेंज किया जाएगा। नाज़रीन, ये था बिजली का हाल, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार और खासतौर पर डिविजनल इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मटन है उसकी रेट फिक्स की है 480 रुपये। और उसके साथ साथ जो मटन डीलर्स हैं उनका मानना है कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, बल्कि जो उन्हें तजावीज़ पहले से ही रखे हैं उनको बालाई ताक रखा गया है और सरकार जानबूझकर उनके साथ ये ज्यादती कर रही हैं। हाँ, हमारे साथी सईद रूफ फारूकी ने डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज कश्मीर के साथ बात की। उन्होंने मटन रेट्स को लेकर क्या कहा वो भी हम आपको अब तक पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि डिपार्टमेंट का ये मानना है कि उन्हें कॉन्फिडेंस में भी लिया गया है और इस पर पूरी तरह से वर्कआउट किया गया है। जो इसकी टेक्निकलिटीज़ है उन बारीकियों को भी पूरी तरह से देखा गया है और पूरी तरह से बारीकियों को देखने के बाद ही ये रेट जो है फिक्स की गई है। जो मटन डीलर्स का इशू था वो पिछले कुछ अरसे से लिंगरान था, रेट रिवाइज नहीं हुई थी, तो फिर बाज़ाब्ता जो इसके लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो कमेटी मुकर्रर की है, कमेटी बैठी और उन्होंने हर एक चीज़ इनटू कंसिडरेशन किया। तो वो जो हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री, शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जो लोग हैं, टेक्निकल नो-हाउ जिनका है, उसके बाद हमने देखा बाहर से इनका रेट्स वगैरह क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सब चीज़ देख के फिर डिविजनल कमिश्नर साहब जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक रेट मुकर्रर किया। रेट मुकर्रर करने के साथ ही डिविजनल कमिश्नर साहब ने ही तमाम ज़िला तरक्याती कमिश्नर्स और SSP साहिबान को हिदायत दी है कि जो भी इसको एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। कार्रवाई चल रही है हर ज़िले में भी, आज भी हमारे स्कार्ड्स निकले हैं और इस वक्त मैं आपकी जानकारी के लिए पिछले 2-3 दिन से हमारा ड्राइव जो कंटिन्यूसली चल रहा है और हमने अभी तक 17-18 FIRs भी लगाए हैं और 2-4 दुकानें सील भी की हैं। FIR लगाने से या सील करने से तो मामला हल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो स्ट्राइक पे जाएंगे, इन्होंने कहा कि हम हड़ताल पे जाएंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे, लोगों को मामलात हैं, मीट के हवाले से शादियां हैं, बाकी चाहे, तो इस हवाले से सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो मामला संजीदा हो सकता है। नहीं, देखिए, वो सरकार की नॉलेज में है, स्ट्राइक में जाएंगे तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। वो थोड़ी यहाँ पे मास को एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। एक तबका मटन डीलर्स का सो कॉल्ड उनमें कमीशन एजेंट्स कोई हैं, वो दिल्ली में अपना कमीशन लेते हैं। यहाँ के होलसेलर रिटेलर जो है उनको जब हम पकड़ते हैं वो बोलते हैं हमें दिल्ली से महंगा मिलता है। भाई, हमने उनको कहा कि हम उनको बाज़ाब्ता लाइसेंस दे रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन इस वक्त फाइनल स्टेज पे चल रही है, वही माल लाएगा जिसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और जो रजिस्ट्रेशन के बगैर लाएगा उसको जब्त इससे पहले भी हमने किया है, अब जब्त हो जाएगा माल उसका। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं टेक्निकलिटीज पहले तय करनी होगी। वो टेक्निकलिटीज वो काफ़ी टाइम से आप जो डिपार्टमेंट है या सरकार कर रही है, जहां आप खुद कह रहे हैं कि दिल्ली से इनको काफ़ी महंगा मिल रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगी है। ये नहीं कहा, ये कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि इनको दिल्ली से महंगा मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इनको काफ़ी पड़ रही है, जिस वजह से इनको 480 रुपए में ये दे नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो टेक्निकलिटीज है, क्या आपने जो यहाँ की इनकी यूनियन है इनसे बात की है या दिल्ली में किससे बात हुई है? हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये रेट निकाली गई, चाहे यहाँ की यूनियन है, चाहे दिल्ली की यूनियन है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जो शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उनका जो टेक्निकल नो-हाउ है उस बेसिस पे रेट निकाली गई। तो अब अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो क्या मुंह होगा? ये मेरा मामला नहीं है। स्ट्राइक पे कोई जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो लोगों को जब शादियां हैं, लोगों को कैसे मीट मिलेगा? उनको उनके लिए मेरी मोहब्बानी अपील ये है कि मेहरबानी करके आप रेट लिस्ट इंप्लीमेंट कराइए। जो आपको फ्लीस कर रहा है, जो आपको महंगे दामों दे रहा है, उसके खिलाफ FIR लगाइए। आपने कहा कि 16 FIR आपने तकरीबन 16 लोगों के खिलाफ 2 दिन की बात है। अगर गांव शहर की हम बात करें, 600 रुपए दुकान पे मिल रहा है, तो मतलब लोग तो मीट ले रहे हैं, तो सब जगह कार्रवाई क्यों नहीं होती? हर जगह FIR नहीं लगता है ना, कहीं जुर्माना होता है, कहीं दुकान सील होती है। मैंने FIRs की बात की, और आज भी हमारी दुकानें भी 4-5 यहाँ श्रीनगर में ही सील की, बाकी जिलों का भी मेरे पास डाटा आ रहा है। ये कंटिन्यूसली ड्राइव रहेगा, ये कंबाइन है, चार टीम्स इसमें निकल रही हैं। रेवेन्यू का एक बंदा है, पुलिस का है, लीगल मेट्रोलॉजी का है, फूड एंड सप्लाईज का है, ये एक कंबाइंड टीम निकलेगी और ये कंटिन्यूसली ड्राइव रहेगा। चलिए नाज़रीन, ये थे डायरेक्टर CIPD, जिनका मानना है कि तमाम टेक्निकलिटीज़ को देखने के बाद ही ये रेट्स फिक्स की गई हैं और तमाम बारीकियों को मद्देनज़र रखते ही ये रेट्स फिक्स की गई हैं। लेकिन मटन डीलर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है मेराजुद्दीन अहमद, उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये डायरेक्टर साहब ने अगर ये बोला है तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हमने उनसे बोला था कि इसकी टेक्निकलिटीज क्या है वो हमें बता दीजिए, आपने कौन सा पैरामीटर लगा के ये रेट बना दी है। तो जब मतलब पिछले 6 महीने से कोई एक ट्रेंड है मार्केट में, कोई रेट बढ़ रहा है, बाहर की मंडियों तक भी ये ट्रेंड पहुंचा है, तो इस ट्रेंड को काबू करने के लिए, इस ट्रेंड को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया?
पहले वो उस पे तो काम कर लेते ना, उसके बाद वो रेट पे आ जाते। वो सीधे ही रेट पे आ गए तो रेट इंप्लीमेंट कहाँ होगी? जहाँ से हम लाते तो वहां से हमें मिलना चाहिए ना। उनके कहने से अगर ये होगा कि भाई हम आपको बेचना ही बेचना है, तो ये तो फिर सीधा सीधा जवाब कि आप अपना बिजनेस बंद कर दो। वो तो सीधा कह दे हम कर देंगे, हमें कोई इसमें ऑब्जेक्शन है नहीं, हम तो कर देंगे फिर अपना बिजनेस बंद। वो 380 बनता है, मुझे पता नहीं वो उन्होंने कौन सा पैरामीटर लगाया, वो हमें समझाए ना, वो हमें बता दे कि उन्होंने किस चीज से, उन्हीं के डिपार्टमेंट ने तो एक उनको ब्रेकअप दिया था 476 रुपये प्रोडक्शन रेट, तो ये उन्होंने कहाँ से जोड़ा? अगर जो उन्होंने 480 रुपये जो जोड़ा, ये तो हम पूछते हैं आपने किससे जोड़ा, कौन सा तरीका आपने लगाया इसमें? 380 अगर वो यह कह रहा है कि बनता है, तो फिर वो शिवनंद से कह देना कि वादी कश्मीर उनके पास 80,000 यूनिट्स हैं, तो 80,000 यूनिट यहाँ पे रोजाना बेस पे सप्लाई दे हमें, तो हम उनके रेट पे बेच देंगे। 80,000 यूनिट होल्डर जिस डिपार्टमेंट के पास हैं, तो वो अगर एक दिन में एक नग, तो मेरा एक सवाल बनता है, अगर चीफ हस्बेंडरी ये बोल रही कि हमारे पास 80,000 यूनिट होल्डर हैं, तो जितनी भी हमारी कंजप्शन है, मतलब 18 लाख से 20 लाख तक, अगर एक यूनिट होल्डर एक साल में सिर्फ 24 नग देगा, आप इसको मतलब समझ लीजिए, अगर एक यूनिट होल्डर एक साल में सिर्फ 24 नग हमें दे देगा, तो इसका मतलब ये वो 20 लाख के आसपास 80,000 यूनिट होल्डरों का मतलब टोटल पहुंच जाता है। तो फिर अगर 80,000 यूनिट होल्डर है सरकार के पास, वो उनको सब्सिडी भी देती है, वो उनको लोन भी देती है, वो उनको सब कुछ देती है। अगर 80,000 यूनिट होल्डर है और अगर वो एक साल में सिर्फ हमें एक महीने में 2 नग प्रोडक्शन दे दे, 80,000 यूनिट होल्डर एक महीने में 2 नग, यानी 12 महीने में 24 नग। अगर एक बंदा एक यूनिट होल्डर सिर्फ एक साल में 24 नग हमें दे देगा, तो 19 से 20 लाख के आसपास ये नग पहुंच जाते। तो फिर हमें बाहर की रियासतों से माल लेने की जरूरत नहीं है। सरकार इस चीज पे गौर करे, इस पे काम करे, हमें उनसे माल दिलवा दे, हम सरकार के रेट पे माल दे। देखिए जी, ये मानने के लिए तैयार, हमारे मानने और न मानने से फर्क नहीं है। जहाँ से हम लाते हैं वहां से तो हमें इस रेट पे मिलना चाहिए ना। अगर हमें वहां से मिलेगा तो हम बेच देंगे, हमें क्या है, हमें तो अपना मार्जिन जोड़ के बेचना। अगर हमें वहां से 300 में मिलेगा तो हम इस हिसाब से मार्जिन जोड़ लेंगे। लेकिन सरकार, हमें पता है ना कि वहां पे किस रेट पे मिलता है, सरकार उस पे बात करे। अगर सरकार को कहीं पे खामियां लग रही है, हम में खामियां लग रही है, वहां पे खामियां लग, उन खामियों को दूर करे। अगर कहीं पे कोई खामियां दूर करे, हमें हमसे बात करके बोले भैया ये खामी है, हम दूर करेंगे। 6 महीने से तो हम सरकार को यही समझा रहे, सरकार को हमने हर पहलू से आगाह किया, लेकिन लास्ट में उन्होंने हमारी बात को एकदम एक मतलब रद्दी की टोकरी में छोड़ दिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में वापस वादी कश्मीर आ जाते हैं। और वादी कश्मीर के अंदर शहर श्रीनगर में आज पीडीपी के हेडक्वार्टर पर पार्टी की एक मीटिंग मुनक़द हुई है, और इस मीटिंग में ज़्यादातर पीडीपी का यूथ शामिल था, लेकिन यूथ के साथ साथ यहाँ पर पार्टी के नायब सदर अब्दुल रहमान वीरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा, और उसके साथ साथ मुजफ्फर हुसैन बेग की अहलिया भी मौजूद थी, जो कि पार्टी की वुमेन्स विंग को डील कर रही हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर और भी लीडरान मौजूद थे। और इस मीटिंग के दौरान न सिर्फ मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पीडीपी का किस तरह का रुझान रहेगा, क्या आइंदा का लाहेमल रहेगा, उस पर बात हुई है, बल्कि पार्टी को कैसे मजबूत से मजबूत तर होना है, इस पर भी आज यहाँ पर सीर हासिल बहस हुई है। नाज़रीन, श्रीनगर में आज कल्चरल एकेडमी के अंदर एक अदबी तकरीब मुनक़द हुई, और इस अदबी तकरीब में मुश्ताक अहमद मुश्ताक, जिससे हम आमतौर पर मुश्ताक तांतरे के नाम से जानते हैं, और जो दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साथ वाबस्ता है, और उनकी आज एक अफसाना मजमे पर मबनी एक किताब की रस्म रोनमाई अंजाम हुई, और इस कश्मीरी अफसाने की किताब का नाम दुगोश था, और आज इसी की रस्म रोनमाई हुई, और अदब से जुड़े काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। 30 साल से लगभग अफसाना लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज मेरी तीसरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन दुगोश की कल्चरल एकेडमी ने रस्मी रोनमाई की। मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये बड़ी खुशी का मौका है, क्योंकि मैं प्रोफेशनली ब्रॉडकास्टिंग में हूँ, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में हूँ, और न्यूज़ मीडियम मेरा भी मीडियम है जो बड़ा डिमांडिंग होता है, जहाँ और काम करने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ अपने फ़राइज़ निभाते हुए मैंने ये 3 कश्मीरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन अब तक लिखी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक इत्मीनान का एहसास भी है, और इसकी बड़ी पजीराई भी हुई। मेरी पिछली जो कलेक्शन थी उस पर साहित्य अकेडमी और रियासी अकेडमी का अवार्ड भी मिला, और कश्मीरी पढ़ने वाले हलकों ने इसकी बड़ी पजीराई की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज की कलेक्शन है इसकी भी पजीराई होगी, इस पर भी एक तनकीदी डिस्कोर्स चलेगा। नाज़रीन, इसी के साथ आज का स्पेशल प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए अपने मेज़बान मेरी लाल हांजुरी को इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।